शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया। आरोप है कि 2 लोगों ने किन्नरों को धमकाया और एक किन्नर के साथ रेप किया। ये दोनों लोग खुद को पत्रकार बताते थे। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां एक साथ 24 किन्नरों ने जहर पी लिया। इस घटना के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा खुलवाया गया, एम्बुलेंस बुलाई गई और तुरंत किन्नरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। लेकिन सवाल यह है कि इन किन्नरों ने एक साथ ऐसा कदम क्यों उठाया? क्यों उन्होंने जान देने की कोशिश की? तस्वीरों में आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं, इसी दरवाजे के पीछे वो हादसा हुआ, वो वीडियो सामने आया, सीसीटीवी वीडियो, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से सभी किन्नर जो है उन्होंने साथ में बैठ के फिनाइल पिया और उसके बाद कई किन्नरों की तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद उनको एमवाय अस्पताल तुरंत ले जाया गया। एमवाय अस्पताल ले जाने के बाद जो 2 किन्नर है उनकी हालत गंभीर बताई गई है और उनका आईसीयू में फिलहाल भर्ती किया गया और बाकी किन्नरों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। ऐसा आरोप है कि 2 लोगों ने एक किन्नर से रेप किया और जान से मारने की धमकी दी। जिन 2 लोगों पर यह आरोप लगा है वो खुद को मीडिया कर्मी बता रहे हैं। इस घटना के चलते ही किन्नरों ने यह खौफनाक कदम उठाया और एक साथ जहर पी लिया। एक तो सपना हाजी, राजा हाशमी, उनके ऊपर दुनिया के केस है, दुनिया की एफआईआर है, उनको गिरफ्तार नहीं किया आज तक। उनके ऊपर कोई मुद्दा, कोई सवाल नहीं। इधर यहाँ पर नल्लालपुरे में कुछ हो जाता है, फट करके लोग खड़े हो जाते क्या नहीं नल्लालपुरे के किन्नर ऐसे, नल्लालपुरे के किन्नर वैसे। हम लाखों का भंडारा करते, लाखों लोग जिम के जाते हैं। हम नव दुर्गा धूमधाम से बनाते हैं, हम गणेश जी धूमधाम से। क्या हमको परिचय देना पड़ेगा हर चीज का? हाँ, आजकल अपने हिंदुस्तान में हमको परिचय देना पड़ रहा है भैया, यही बात हो। कितने लोगों की हालत खराब? 24-25 लोगों की, कुछ लोग अभी आईसीयू में भी भर्ती है। इस घटना के बाद बाकी किन्नरों ने भी सड़कों पर प्रदर्शन किया और इन लोगों ने मांग की कि दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब एक नया मामला भी सामने आया है कि पिछले 3 महीनों पहले यहाँ पर जो 2 फर्जी पत्रकार है वो यहाँ पर लगातार आ रहे थे किन्नरों से मुलाकात करने के लिए और मुलाकात करने के साथ उनको ये आश्वासन दिया जाता था कि वो उनको मदद करेंगे और मदद के बहाने उन्होंने उनके साथ कुकर्म भी किया है। पुलिस के मुताबिक हाल ही में एक किन्नर ने शिकायत दर्ज की थी। किन्नर ने बताया कि मई में उसके डेरे के गुरु के खिलाफ एक केस हुआ था। इसी मामले को लेकर जून में खुद को पत्रकार कहने वाले 2 लोग पंकज जैन और अक्षय उसके डेरे पर आए थे। आरोप है कि दोनों ने पहले उसे धमकाया था और बाद में रेप किया। रेप के बाद धमकी भी दी। फरियादी ने थाना पंडरीनाथ में रिपोर्ट कराई है और उसके दौरान अपनी रिपोर्ट में यह बताया गया कि 2 व्यक्ति, एक पंकज और एक अक्षय, जो अपने आप को पत्रकार बताते थे, ये लोग मेरे पास लगातार आते थे और इनके द्वारा मुझसे ये बोला गया कि किन्नर समाज में जो तुम्हारे गुरुओं पर जो एफआईआर हुई है हिंदू मुस्लिम करने का, वो जो एफआईआर हुई है, केस रजिस्टर्ड हुआ है, हम तुम्हारे भी मीडिया में इस तरह का चला देंगे जिससे तुम्हारे खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड हो जाएगा और तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा। तो इस पर से उसको फिर फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ डेरे पर फर्स्ट फ्लोर पर उसको लेके गया पंकज और उसने बताया कि उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। तो फिलहाल ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 की धारा 18 के तहत और 452 जो कि पुरानी आईपीसी की थी और उसमें घर में घुसना और मारपीट करना और जान से मारने की धमकी देने के तहत इन 2 आरोपियों के खिलाफ, पंकज और अक्षय, इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। किन्नरों ने इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि आज किन्नर भी सुरक्षित नहीं है। आरोपी अक्षय और पंकज ने अपराध किया है, उन्हें सजा मिली। किन्नर से 1.5 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगा है। वर्धमान में एमआर हॉस्पिटल में 24 लोगों को यहाँ पर एडमिट किया गया है और जिसमें 2 लोगों को उसका एहतियातन आईसीयू में एडमिट किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि 2 ग्रुप के बीच में आपस में लड़ाई थी और इस कारण से इनके बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और उसको लेकर यहाँ पर ये लोग इस तरह की स्थिति में।
डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल सभी किन्नरों की हालत स्थिर है। 2 किन्नरों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। नंदलालपुरा क्षेत्र से 24 ट्रांसजेंडर्स को यहाँ लाया गया, जिनमें किसी पॉइजनिंग की हिस्ट्री थी और निश्चित तौर पे वो पॉइजन क्या था ये तो नहीं मालूम, लेकिन इनके द्वारा जो फ़ोटो खींच के बॉटलों के लाए गए वो एक होम ग्रेड फिनाइल है जो घरों में साफ़ सफाई के लिए यूज़ होता है। और इन 24 को ही यहाँ भर्ती करके उपचार प्रारंभ हो गया है और MYH अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स, उसके अलावा यहाँ के प्रोफेसर्स, उन्होंने भी इनको देखा है और देखने के बाद 2 रोगियों को मेडिकल ICU में रखा गया है। शेष 22 की हालत खतरे से बाहर है और 2 के बारे में भी वर्तमान स्थिति में बहुत चिंताजनक नहीं है, लेकिन उनको ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मेडिकल ICU में रखा गया है। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब किन्नर समाज के 2 गुटों में विवाद हुआ था। इस विवाद के चलते दोनों गुटों के बीच कई बार झगड़े भी हुए थे। ये मामला पुलिस तक भी पहुंचा था और इसको लेकर एक SIT भी बनाई गई थी, लेकिन एक बड़े अफसर का ट्रांसफर होते ही SIT भी चुप बैठ गई। किन्नरों के मुताबिक इस विवाद के चलते खुद को पत्रकार कहने वाले 2 लोग इनके घर में आने जाने लगे। ये दोनों लोग किन्नरों को ब्लैकमेल करते थे। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने एक किन्नर के साथ रेप किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में डबल सुसाइड मामले में कई राज गहराते जा रहे हैं, लेकिन जांच में कुछ परतें खुल रही हैं। इस बीच इस मामले में 2 दिन पहले खुदकुशी करने वाले ASI संदीप लाठर के अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आज ही सुबह शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद आज हरियाणा के जींद जिले के जुलाना कस्बे में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ASI संदीप लाठर का पैतृक गांव जुलाना ही है। जींद के जुलाना गांव में अंतिम संस्कार आज ही संदीप लाठर के शव का पोस्टमार्टम हुआ है। और जींद से मेरे सहयोगी अकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, और क्या जानकारी वहां पर फिलहाल क्या अपडेट है? क्या अंतिम संस्कार किया जा चुका है? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त अगर आप देखें तो हम जो है वो शमशान घाट के पास मौजूद हैं और ASI संदीप कुमार का जो अंतिम संस्कार है उसका प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया गया है। इस वक्त देखिए आप, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो हरियाणा पुलिस के पुलिसकर्मी हैं, वो इस वक्त वापस लौटते हुए यहाँ पर। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस इन्वेस्टिगेशन इस मामले में अभी जारी है, क्योंकि संदीप कुमार ने जो FIR दर्ज के केस में जो FIR दर्ज हुई है उसके अंदर 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई है। पहला तो करप्शन का एंगल निकल कर आ रहा है, दूसरा जो एंगल निकल कर आ रहा है वो एक्सटॉर्शन का एंगल निकल कर आया। उसके अंदर संदीप कुमार ने ये बात अपने सुसाइड नोट में साफ तौर पे लिखी थी कि तकरीबन 50 करोड़ की डील हुई थी सीनियर IPS ऑफिसर पूरन कुमार की, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो एक गैंगस्टर है राव इंद्रजीत, उसको एक मर्डर केस से बाहर निकालना है, जिसको लेकर के 50 करोड़ की डील हुई थी। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन ASI संदीप कुमार ने लगाया है। तो इस वक्त जो है रोहतक पुलिस और साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस जो है इस मामले में पूरी जांच कर रही है। बिकॉज अगर इसको देखें आप तो पहले भी क्या हुआ था इस मामले के अंदर, 7 अक्टूबर को पहला सुसाइड होता है, जिसके अंदर एडिशनल DG लेवल के अधिकारी पूरन कुमार सुसाइड करते हैं अपनी सर्विस रिवॉल्वर से। फिर उसके बाद ठीक 1 हफ्ते बाद मंगलवार को दूसरा सुसाइड होता है, इसके अंदर ASI जो है संदीप कुमार वो सुसाइड करते हैं। तो ये गुत्थी जो है वो बिल्कुल उलझ कर रह गई है, क्योंकि इस मामले के अंदर ना ही करप्शन, इसके अलावा एक्सटॉर्शन का जो रैकेट है उसको लेकर भी एंगल निकल गया कर आ गया है। तो दोनों एंगल्स से हरियाणा पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। पहला एंगल एक्सटॉर्शन का और दूसरा एंगल जो है वो करप्शन के एंगल से। बिल्कुल, इन तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है। शुक्रिया अकील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो IPS पूरन सिंह और ASI संदीप लाठर, इन दोनों की खुशी का मामला अब और भी उलझता जा रहा है। जातिगत भेदभाव के आरोप से शुरू हुआ ये केस गैंगस्टर की एंट्री से और चर्चा में आया और अब ये भ्रष्टाचार के आरोप की तरफ मुड़ गया है। ASI संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में IPS पूरन सिंह की पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। IPS पूरन कुमार और फिर SI संदीप लाठर की खुदकुशी के मामले की गुत्थी उलझती ही जा रही है। जहां IPS पूरन कुमार ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं SI संदीप लाठर ने IPS पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर इस एंगल पर जरा गौर करें तो NDTV को IPS पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कुछ जानकारियां मिली हैं। IPS पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी जांच चल रही थी। ये जांच हरियाणा पुलिस का विजिलेंस विभाग कर रहा था।
ये पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति का था, जिसकी जांच की जा रही थी। ऐसा आरोप है कि इस तरह पूरन कुमार ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा पुलिस से भ्रष्टाचार से जुड़े सभी केसों की जांच फाइल मांगी। यहाँ जो ये इलाका है, ये भी जो मकान है ये करोड़ों का है और इसी मकान के बेसमेंट में 7 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मार ली थी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है इसके बगल में मैं आपको दिखाऊं कि उनकी जो सरकारी गाड़ी है वो यहाँ पर अभी भी खड़ी हुई है। ये सामने जो सरकारी गाड़ी है वो खड़ी हुई है और इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा पुलिस से जो पूरी केस फाइल है भ्रष्टाचार को लेकर वो मांगी है। एसआई संदीप लाठर ने भी आईपीएस वाई पूरन कुमार पर वीडियो मैसेज और सुसाइड नोट के जरिए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और इस मामले में गैंगस्टर राव इंद्रजीत का नाम भी सामने आया था। वहीं रोहतक पुलिस के एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या करने के पहले जो सुसाइड नोट लिखा और जो आखिरी वीडियो बनाया उसमें भी वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और उसमें ये भी कहा है कि वाई पूरन कुमार ने एक गैंगस्टर को बचाने के लिए उससे 50 करोड़ की डील की। तो इस तरह के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं जिनको लेकर अब चंडीगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है कि क्या आत्महत्या के पीछे वजह भ्रष्टाचार थी। तो वहीं एसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले में अब पुलिस ने आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनप्रीत कुमार समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये एफआईआर एसआई संदीप के परिवार की ओर से दी गई शिकायत पर दर्ज की गई है। परिवार ने आरोप लगाया था कि संदीप पर दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान थे। घटना के बाद से ही परिवार न्याय की मांग कर रहा था और अंतिम संस्कार से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी थी। पुलिस ने बताया कि एफआईआर रोहतक के सदर थाना में दर्ज की गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। हमारी प्रशासन से यही मांग थी अकबर भाई को उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाई है उसको भाई प्रशासन बुलंद करेगा। चंडीगढ़ पुलिस ने अब तक की जांच में वाई पूरन कुमार के स्टाफ के 5 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक बहुत जल्दी ही जो वाई पूरन कुमार की बेटी हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके मामा हैं, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा एसआईटी ने मौके से एक 9mm की पिस्टल और खाली कारतूस बरामद किया था, जिसको बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा गया है। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट में हर पन्ने में उनके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उनके सुसाइड नोट को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास जांच के लिए भेजा है, जिससे उनके साइन को वेरीफाई किया जा सके। फिलहाल डबल सुसाइड का ये केस उलझता ही जा रहा है और कई एंगल से इस मामले में जांच हो रही है। पहले तो आईपीएस अफसर पूरन कुमार ने जो आरोप लगाए उन पर, फिर एसआई संदीप लाठर ने जो पूरन कुमार पर आरोप लगाए। ये मामला अब जातिगत भेदभाव और भ्रष्टाचार दोनों के बीच फंस गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक गुरुकुल के संचालक पर नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। आरोपों के बाद आरोपी कोकरे महाराज और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले में गुरुकुल संचालक की पत्नी का कहना है कि आरोप झूठे हैं और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी का वारकरी गुरुकुल है। इस साल जून महीने में इसकी शुरुआत अध्यात्म की शिक्षा के लिए हुई, लेकिन इन दिनों ये गंभीर आरोपों से घिरा है। आरोप गुरुकुल के प्रमुख कोकरे महाराज और यहाँ के एक शिक्षक प्रीतेश कदम पर लगा है, जिसमें कहा गया है कि इन दोनों ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की और उसे धमकी भी दी। पीड़ित लड़की के परिजनों की शिकायत पर इस मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें दोनों के खिलाफ सख्त धाराएं लगाई गई है, जिसमें पॉक्सो की धारा लगाई गई है। साथ ही चुप रहने के लिए धमकी देने की भी बात कही गई है। मैं 12 जून को आध्यात्मिक वारकरी गुरुकुल भगवान महाराज कोकरे के पास गई और उसके बाद शुरू के 8 दिन बहुत अच्छे गए और उसके बाद कोकरे महाराज ने जब रूम में हम लड़कियां अकेली होती थी यानी कोई भी नहीं होती थी तो वह रूम में आते थे और एक दिन मैं रूम में अकेली थी तो वह आए, उन्होंने मुझे मुक्के मारे, मेरे सीने पर हाथ फेरा
और बाद में ऐसा होता रहा तो मैं किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि प्रतीक महाराज ने मुझ पर बहुत दबाव डाला था। प्रतीक महाराज ने मुझे धमकी भी दी थी। इन तमाम आरोपों को गुरुकुल प्रमुख की पत्नी ने झूठा बताया है और कहा है कि गुरुकुल में चलाई जा रही गौशाला को हटाने की साजिश के तहत ये आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो इन आरोपों का डटकर सामना करेंगी और तमाम साजिशों का पर्दाफाश करेंगी। यही नहीं, उन्होंने इस साजिश के पीछे कुछ नेताओं के भी शामिल होने की बात कही है। हमारे द्वारा संचालित गौशाला को हटाने की कई लोगों ने कोशिश की, यहाँ तक कि राजनेताओं ने भी कोशिश की। हम यहाँ उन सबका डटकर सामना कर रहे हैं। बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए एक गुरुकुल शुरू किया गया है। ये गुरुकुल पिछले 6 महीनों से बहुत अच्छी तरह चल रहा है। 6 महीने इस गुरुकुल व्यवस्थित चालू होतं। तो वहीं इस मामले के सामने आने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव ने कहा है कि एक नहीं कई लड़कियां हो सकती हैं। साथ ही उन्होंने कोकरे महाराज का संबंध बीजेपी से बताया है। माझ्या मतदारसंघामध्ये जी गौशाला आहे, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो गौशाला है, वहाँ का जो कोकरे महाराज है, उस महाराज ने एक नाबालिग लड़की पर यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, उसकी मर्यादा भंग की और केवल एक ही लड़की के साथ नहीं, ये मामला कई लड़कियों के साथ हुआ है। इस विषय में मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जो नेता उस महाराज के मठ में आए थे, जिस पार्टी के नेता आए थे, उन सबको मैं चुनौती दूंगा और उन सबको ही अब मैं आसमान दिखाऊंगा। बस इतना ही मैं आपको बताता हूँ। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस की जांच जारी है। दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द मामले का सच सामने आए। आध्यात्मिक वारकरी गुरुकुल ये जून महीने में शुरू हुआ था और लगभग यहाँ लगभग 30 जो छात्र है वो यहाँ पे रहते हैं। और आगे क्या होता है, अभी 2 दिन की पुलिस हिरासत उनको मिली है, आगे क्या होता है ये देखना जरूरी है। राकेश गुड़ेकर, एनडीटीवी, लोटे, रत्नागिरी। और जेएनयू में एक बार फिर बवाल हो गया है। कैंपस के अंदर लेफ्ट और एबीवीपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने घटना की जानकारी ली है और मामले की जांच की जा रही है। धक्का मुक्की, हंगामा, ये तस्वीरें जेएनयू की हैं, जहां एबीवीपी और लेफ्ट छात्र आपस में भिड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों गुटों ने एक दूसरे की पिटाई कर डाली। इस मारपीट में कुछ छात्रों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज सफदरजंग अस्पताल में किया जा रहा है। ये लेफ्ट ने किया है और अल्टीमेटली इसी का विरोध कर रहे थे। आकाश त्रिपाठी नाम है जिनके गले में ये निशान है और ये विरोध कर रहे थे कि सवेरे कि तुमने काम क्या किया है। और जीबीएम के दौरान जो हुआ था वो ये था कि जब रजत मंडल ने ये बयान दिया तो हमने कहा, जो एबीवीपी थी और जो भी छात्र थे, सामान्य छात्र थे, उन्होंने ये मांग उठाई कि आप किसी क्षेत्र के बारे में ऐसा अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकते, इसके लिए माफी मांग लीजिए। उन्होंने माफी नहीं मांगा और इसके बाद वामपंथी गुंडों ने छात्रा पर, वो मांग कर रही थी, उस छात्रा पर हमला किया और वो चोट खा गई, उसका नाक टूट गया। एबीवीपी के कम से कम 10-12 गुंडे जिस कैंपस में लाठी डंडा लेकर अभी भी घूम रहे हैं, तो वो हर साल जीबीएम में घुसते हैं, मारपीट करते हैं और वही लोग इस जीबीएम में घुसते हैं और मारपीट करते हैं। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव की तैयारियों के बीच जनरल बॉडी मीटिंग्स के दौरान ये विवाद और झड़प की घटना हुई। जेएनयू कैंपस के अंदर जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान लेफ्ट और राइट समर्थक छात्रों की आपस में लड़ाई हो गई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक स्कूल ऑफ नेशनल साइंसेज की जीबीएम के दौरान कुछ छात्रों के बीच कहासुनी बढ़ गई, जिसके बाद धक्का मुक्की और मारपीट के हालात बन गए। छात्र संगठनों का आरोप है कि एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने मीटिंग में हंगामा किया और रिपोर्ट पेश कर रहे काउंसलरों से अभद्रता की, तो वहीं एबीवीपी की ओर से इन आरोपों का खंडन किया गया है। संगठन का कहना है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और झड़प के लिए अन्य गुट जिम्मेदार हैं। SSS का जीबीएम चल रहा था और एबीवीपी के कुछ गुंडे 10-15 की संख्या में आते हैं, स्टेज पे चढ़ जाते हैं। वहाँ का जो इलेक्टेड काउंसलर है वो अपनी बात रख रहा होता है, उसको डिस्टर्ब करते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। जब इससे भी उनका वो मन नहीं भरता है तो पूरे जीबीएम को डिस्टर्ब कर देते हैं, जीबीएम होने ही नहीं देते हैं। वो तो हमने पूरी कोशिश की कि प्रेसिडेंट नीतीश के साथ बात की जा सके
और छात्रों को अपील करके बिठाया जा सके, जीवीएम की प्रक्रिया शुरू की जा सके। परंतु नीतीश जो है वो किसी बात पे सुनने को तैयार ही नहीं। जाएंगे यहाँ से और कोई नहीं रोक सकता है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की जीबीएम के दौरान भी इसी तरह का विवाद हुआ था, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। अब मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के करावल नगर में एक वकील की गाड़ी पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हादसे में वकील श्रीकांत घायल हो गए, उनका इलाज जारी है। तो वहीं अभी तक बदमाशों का कुछ पता नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक तरफ यूपी से लेकर दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टरों और बदमाशों पर लगाम कसी जा रही है, तो वहीं कुछ इलाकों में अभी भी बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं और वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में गुरुवार की सुबह एक सनसनीखेज वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। करावल नगर के जगदम्बा कॉलोनी में खुलेआम फायरिंग की घटना हुई है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक वकील पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। वकील का नाम श्रीकांत है और उनकी गाड़ी पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। हमले में घायल हुए वकील श्रीकांत को तुरंत जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है। ये वारदात सुबह करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जौहरपुर के निवासी वकील श्रीकांत अपनी कार में सवार थे, तभी बाइक पर सवार बदमाशों ने उन पर करीब 10 से 12 राउंड गोली चलाई। अंधाधुंध फायरिंग में श्रीकांत के हाथ और कंधे में गोलियां लग गई। स्थानीय लोगों ने चीख पुकार सुनकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायल वकील को फौरन अस्पताल पहुँचाया गया। ये सुबह अपनी ऑफिस के लिए निकल के जा रहा था और आगे पुलिया पड़ती है, वहाँ जाके इसे ओवरटेक करा है। उससे बात भी हुई, सुबह लेके गए, प्राइवेट वालों ने मना कर दिया था, फिर उसे जीटीबी में एडमिट कराया है। हमारी एरिया में ये फर्स्ट इंसिडेंस है जो अभी हुआ है, बट ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अदरवाइज़ जैसे ये प्रॉब्लम हुई है, कल को कुछ प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती थी, कोई घटना भी घट सकती थी। ये तो अभी तो चलो नॉर्मली बच ही गए, बट अगर कोई घटना हो सकती थी तो उसका जिम्मेवार कौन होता। दिल्ली पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। करावल नगर थाने की कई टीमें घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की तलाश में जुटी हुई है। क्राइम और फॉरेंसिक टीमें भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटा रही है। गाड़ी की तस्वीर है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक लॉयर थे और जिनके ऊपर करीबन 12 राउंड की फायरिंग की गई है। ये हम आपको दिखाएं कि ये वही गाड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान भी मौजूद हैं जिस तरीके से गाड़ी पर भी फायरिंग की गई थी। यहाँ पर जिन जिन लोकल से हमने अभी तक बात की है उनका ये कहना है कि इंसिडेंट यहाँ पे नहीं हुआ था। आगे जाके जो नाला रोड पड़ता है यहाँ से करीबन आधे किलोमीटर की दूरी पर वहाँ से फायरिंग हुई थी, जहाँ पे जो लॉयर थे इस गाड़ी में जो मौजूद थे वो यहाँ तक किसी भी तरीके से पहुँचे। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस का मानना है कि यह हमला सुनियोजित हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। तो आपने देखा कि लोगों का ये लगातार कहना है कि जो ये पूरी जो इंसिडेंट हुई है, पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँची, उन्होंने जितने सबूत है वो इकट्ठा किए हैं। अब देखना ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन आखिर कब तक चलती है, कब तक सारे जो सबूत हैं उन्हें वेरीफाई किए जाते हैं और कब तक जो अक्यूज़ है उन्हें अरेस्ट किया जाता है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ इशिका वर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देख रहे हैं इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सफर में बढ़ेंगे आगे। त्योहार नजदीक है और इससे पहले सीएम योगी ने उपद्रवियों को साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी ने त्योहार के उत्साह में खलल डालने की कोशिश की तो उसे बिना देर किए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। उपद्रवियों को सीएम योगी की चेतावनी, अगर त्योहार में खलल डाला तो सलाखें करेंगी इंतजार। उपद्रवियों को सख्त चेतावनी देते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई भी इस त्योहार के आनंद और उत्साह में खलल डालने की कोशिश करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वो कोई भी हो, उसे बिना देर किए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया
तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। सीएम योगी ने कहा कि त्योहार और उत्सव शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाने चाहिए। बीते 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हर समुदाय के सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए गए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा कि यह सरकार अब दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है। और इसीलिए बहनों वर्यों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। अगर योगी सरकार के एक्शन की बात करें तो बीते दिनों में कई गंभीर मामलों में यूपी पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए एनकाउंटर में अपराधियों को पकड़ा है। यूपी पुलिस ने सड़कों पर त्योहारों से पहले मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, जिसकी गवाही दे रही है मुरादाबाद की ये तस्वीरें, जहां खुद डीआईजी मुनिराज जी और एसएसपी सतपाल अंतिल भारी पुलिस फोर्स के साथ शहर के बाजारों में पैदल मार्च करते नजर आए। दरअसल 2017 में शपथ लेने से लेकर अब तक योगी सरकार का अपराध मुक्त यूपी मिशन जारी है। यही वजह है कि लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, बदमाशों का एनकाउंटर किया जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो योगी सरकार में अब तक 15,726 एनकाउंटर हुए हैं। 10,324 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 256 अपराधी पुलिस कार्रवाई में ढेर हुए हैं। सबसे ज्यादा 4,453 एनकाउंटर्स मेरठ जोन में हुए। इसी जोन में 85 अपराधी मारे गए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि आखिर क्यों और कैसे यूपी में अपराध कम हुआ। और इस त्योहार पर सीएम योगी ये साफ संदेश दे रहे हैं कि किसी ने भी कोई हुड़दंग मचाने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिवाली से पहले अवैध पटाखों पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली से लेकर यूपी तक रोज बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए जा रहे हैं। नोएडा से कल 50 लाख रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं और इससे पहले गाजियाबाद से 6 करोड़ रुपए के पटाखे पकड़े गए थे। पिछले कई दिनों में दिल्ली से यूपी तक अवैध पटाखों पर पुलिस ने नकेल कसी है। पिछले हफ्ते हुए कानपुर ब्लास्ट में अवैध पटाखे शामिल थे। इस घटना के बाद से यूपी पुलिस कई शहरों में सक्रिय है और रोज कहीं न कहीं से अवैध पटाखों का जखीरा बरामद हो रहा है। आपको दिल्ली से लेकर यूपी तक कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां पुलिस ने अवैध पटाखों पर सख्ती दिखाई है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, बरेली, मुजफ्फरनगर सब जगह अवैध पटाखे पकड़े जा रहे हैं। यूपी के बरेली से ताजा मामला सामने आया है। दिवाली से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 किलो के पटाखे पकड़े हैं। बरेली के एक मोहल्ले से इतने पटाखे और बारूद बरामद हुआ है कि अगर वहां कोई हादसा हो जाता तो पूरा इलाका तबाह हो जाता। भारी आबादी से भरे हुए इलाके में पटाखे स्टोर करके रखे गए थे। पुलिस ने सारा माल जब्त कर दिया है। बरेली में पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों ने अवैध आतिशबाजी भंडारण करने वालों पर कार्रवाई की है। अभी 100 फुटा रोड थाना इज्जत नगर में अभी एक पटाखे की दुकान पे छापेमारी की गई, जिसमें एसडीएम साहब, सीएफओ साहब, थाना इज्जत नगर की पूरी पुलिस टीम मौजूद है। इसमें अवैध भंडारण यहाँ पाया गया और इसको जब्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अवैध तरीके से मुर्गा छाप ब्रांड के आड़ में कई अन्य कंपनियों के भी अवैध पटाखे स्टोर करके छुपा कर रखे गए थे। इस दौरान दर्जनों दुकानों की जांच की गई। छापेमारी की जानकारी मिलते ही तमाम दुकानदार मौके से फरार हो गए। एक गोदाम से मिनी ट्रक भर के अवैध आतिशबाजी का सामान भी बरामद हुआ है। बाकी जगहों पे अभी जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, देखा जाता है। इससे पहले कल नोएडा में भी दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई हुई थी। सख्ती दिखाते हुए पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए थे, जिनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए थी। नोएडा के थाना सेक्टर 39 पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए धीरज को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से अलग अलग प्रकार के 4 कार्टन और 12 प्लास्टिक बोरे भरे हुए प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए गए हैं। आरोपी मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला है और फिलहाल नोएडा के हाजीपुर में रह रहा था।
कुछ दिन पहले राजधानी दिल्ली में भी अवैध पटाखों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया था। पुलिस ने करीब 3000 किलो से ज्यादा के अवैध पटाखे पकड़े थे। मामले में सख्ती दिखाते हुए पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। यूपी के गाजियाबाद में तो पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। पुलिस ने करीब 3 लाख किलो से ज्यादा के अवैध पटाखे बरामद किए हैं और इनकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए थी। दिवाली से पहले बड़े शहर हों या छोटे, सभी जगह अब पुलिस धीरे धीरे सख्ती दिखा रही है। पिछले 3 से 4 दिनों में अवैध पटाखों की जब्ती बढ़ती जा रही है। इनमें से कई तो ऐसे इलाकों में बिक रहे थे जहां बड़ा हादसा भी हो सकता था। उम्मीद है प्रशासन की सख्ती से कोई ऐसा हादसा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। संभल पुलिस ने दिल्ली स्थित जावेद हबीब के आवास पर दबिश दी, लेकिन वे और उनका पूरा परिवार वहां मौजूद नहीं थे। उन पर 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है। जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। धोखाधड़ी के मामले में जावेद हबीब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। इस सिलसिले में संभल पुलिस जावेद हबीब के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन पुलिस को वहां जावेद हबीब या उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। पुलिस का दावा है कि जावेद हबीब कार्रवाई के डर से पूछताछ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इन पर 50 से 70% मुनाफे का लालच देकर 100 से अधिक लोगों से 7 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले में पीड़ितों की शिकायत पर जावेद हबीब, उनके बेटे ओनस हबीब और संभल निवासी सैफुल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी तलाशी ली जा रही है। जावेद पर करीब 33 FIR दर्ज है। 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप, 100 से ज्यादा लोगों से धोखाधड़ी का आरोप, 50 से 70% मुनाफे का झांसा देकर ठगी। जावेद हबीब के खिलाफ 33 FIR दर्ज है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तलाशी, जावेद हबीब के घर पहुंची संभल पुलिस। जावेद हबीब के घर कोई नहीं मिला। जावेद हबीब के खिलाफ है सर्च वारंट। 12 अक्टूबर को पेश नहीं हुए जावेद। संभल SP कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि कुछ महीने पहले FLC फॉलिकल कंपनी नाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जावेद हबीब, उनके बेटे और सैफुल ने लोगों के साथ निवेश कराया। अब तक पुलिस के मुताबिक 33 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ NBW नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज से कुछ दिन पूर्व कुछ लोगों के द्वारा पुलिस को अप्रोच किया गया, उनके साथ बड़े लेवल पे एक फ्रॉड हुआ है। पुलिस द्वारा प्रथम जांच करने पे जावेद हबीब, उनके बेटे अनौस और सैफुल्ला नाम के 3 लोगों के द्वारा इसमें फ्रॉड करना प्रकाश में आया था। उसके बाद से अभी तो कुल 50 से अधिक लोग हैं, वो पुलिस को अप्रोच किया। उनमें 33 अभियोग हैं, वो पंजीकृत किए गए हैं। जनपद पुलिस द्वारा जावेद हबीब और उनके बेटे को विभिन्न एविडेंसेस के साथ में यहाँ प्रस्तुत होने के लिए बताया गया था। 12 तारीख का समय दिया गया, लेकिन उनके द्वारा, वकील के द्वारा यहाँ आए गए और उनके द्वारा बताया गया कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन का जो अधिकार है उनको, कि वो स्वयं को सेल्फ इनक्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, स्वयं के खिलाफ सबूत है वो स्वयं नहीं दे सकते हैं। इस तरीके की बात उनके द्वारा की गई है, जो कि पूर्णतया ठीक नहीं है। इसलिए जनपद संभल की पुलिस के द्वारा सर्च वारंट लिए गए। सर्च वारंट कॉम्पिटेंट कोर्ट से लेने के बाद में आज संभल पुलिस है वो दिल्ली पहुंची है। दिल्ली में उनके आवास पे जावेद हबीब नहीं पाए गए हैं। पुलिस को शिकायत देते हुए पीड़ितों ने बताया कि 24 अगस्त 2023 को रॉयल पैलेस सराय तरीन में मीटिंग के बहाने सैफुल ने आश्वासन देते हुए 70% का मुनाफा का लालच देकर करोड़ों रुपए ठगे थे। पुलिस लगातार जावेद हबीब के खिलाफ लोगों की शिकायत के आधार पर FIR की संख्या बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। रामनगरी अयोध्या को एक और तोहफा मिलने वाला है। अब यहाँ पर रामायण की थीम पर वैक्स म्यूजियम तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन CM योगी दीपोत्सव के वक्त करेंगे। इस वैक्स म्यूजियम में त्रेता युग की झलक देखने को मिलेगी और इसका टिकट सिर्फ 100 रुपए होगा। भव्य राम मंदिर के बाद अयोध्या को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। यहाँ त्रेता युग की झलक देने वाला पहला रामायण वैक्स म्यूजियम तैयार हो गया है। राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव पर राम भक्तों को वैक्स म्यूजियम की सौगात मिलने जा रही है। रामायण की थीम पर बने दुनिया के पहले वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थित काशीराम कॉलोनी के सामने बना ये म्यूजियम न केवल भक्तों के लिए आस्था का नया केंद्र बनेगा, बल्कि पर्यटकों के लिए भी वैश्विक स्तर का आकर्षण साबित होगा। इस म्यूजियम में एक बार 100 लोग एक साथ प्रवेश कर सकेंगे।
9,850 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले एयर कंडीशन म्यूजियम को बनाने में 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ श्री राम समेत 50 प्रमुख पात्रों की जीवंत वैक्स प्रतिमाएं प्रदर्शित होंगी, जो रामायण की पूरी कथा को जीवंत कर देंगी। जैसे ही दर्शक अंदर कदम रखेंगे, त्रेता युग की महक और राम धुन की मधुर ध्वनि से भर जाएगा पूरा वातावरण। हर कोने में लगी स्पीकर से निरंतर राम तारक मंत्र और भक्ति भजनों की धुन बजेगी, जो मन को शांति और भक्ति से भर देगी। इसके एंट्री पास की कीमत 100 रुपए निर्धारित की जाएगी। 9,850 वर्ग फीट में फैला म्यूजियम पूरी तरह से एयर कंडीशन। म्यूजियम को बनाने में 6 करोड़ की लागत। रामायण के किरदारों की प्रतिमाएं, त्रेता युग का एहसास होगा। चारों ओर राम धुन और भजन बजेंगे। एंट्री पास की कीमत 100 रुपए। वैक्स म्यूजियम में हर वैक्स मॉडल की अलग अलग लाइटिंग की गई है, जो पात्रों को जीवंत बना देती है। दर्शन भगवान राम की मूर्ति के कपड़े, बाल और मुस्कान को छूकर हकीकत महसूस करेंगे। प्रवेश द्वार पर सबसे पहले भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा के दर्शन होंगे, जो विघ्नहर्ता के रूप में यात्रा की शुरुआत का संकेत देगी। म्यूजियम का निर्माण साउथ इंडियन वास्तु शैली में किया गया है, जो दक्षिण भारत की पारंपरिक कला को दर्शाता है। 2 मंजिला इस भवन में ग्राउंड फ्लोर पर रामलला के बाल रूप से लेकर सीता स्वयंवर तक की घटनाएं चित्रित हैं, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर वनवास, लंका दहन और राम रावण युद्ध की भव्य झलक मिलेगी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में 40 नेताओं के नाम हैं, जिनमें पीएम मोदी का नाम है, जेपी नड्डा हैं, अमित शाह का नाम है, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान के नाम हैं। साथ ही बीजेपी के स्टार प्रचारकों में कई मुख्यमंत्रियों के भी नाम हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ, जो कि फिलहाल बिहार दौरे पर हैं, रेखा गुप्ता, दिल्ली के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम भी इस सूची में है। इसके अलावा भोजपुरी गायक पवन सिंह भी स्टार प्रचारकों में एक है। मनोज तिवारी भी, रवि किशन और दिनेश लाल का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में है। राजीव प्रताप रूडी, स्मृति ईरानी का भी नाम है। नाराज नेता अश्विनी चौबे और टिकट से वंचित स्पीकर नंदकिशोर यादव का नाम भी है इस लिस्ट में। शाहनवाज हुसैन का नाम भी स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं है।